वो चुन चुनकर लड़कियों की शक्ल देखकर उनके साथ गलत काम करते थे। कहते हैं ना कि हरियाणा में बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी ठोकर और धोखे खाने से आती है। तो ठोक मालिश करने लगी, उनको मज़ा आने लगा और 1-1.5 घंटे तक वो मेरे से पूरी बॉडी मसाज करवाती रही और निकलूंगी। तो उन्होंने आते टाइम क्योंकि मैं अपनी कि लड़कियां पैदा ही आदमियों को खुश रखने के लिए होती है, तो रात को तेरे साथ घटना घटी है या जो तेरे को बोला गया ये बात तुझे बतानी चाहिए। और पहले मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें होती रही है, काफ़ी बार तो जान से मारने की धमकी तक होती हुई है। तो आप ये लगेगा आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट का अंदर था या हुई ऐसा कुछ अभी? और ऐसे कर करके मेरे को फिर इतना प्रताड़ित किया गया और मेरे को इतना मतलब इमोशनली ब्लैकमेल किया गया कि ये बात यदि तूने बाहर कहीं पे भी बताई तो तुझे तेरे साथ अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। हरियाणा डेली पोस्ट देखने वाले सभी यूट्यूब फैमिली को अंकुर ग्रोवर नरवाना की राम राम। जैसे कि आपको पता ही है, हमने आपको आज सारी अपडेट दी है। उचाना जो कॉलेज है, राजीव गांधी कॉलेज, उसमें बांगर महोत्सव चला हुआ है न्यू ईयर पे। तो यहाँ पर हम अब एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपको रूबरू कराएंगे जो सोशल एक्टिविस्ट है और लड़कियों और वुमेंस को लेकर बहुत कार्य कर रही है, जो जिनका रुका मैं आपको बता दूँ बाहर विदेश तक भी है। तो हम बात करेंगे, आज सारे मुद्दे हैं जो खुलकर बात करेंगे इन सभी मुद्दों पर, चाहे घूंघट प्रथा हो, बाल विवाह हो या लड़कियों का पढ़ने के लेकर मैटर या बाहर पढ़ने के लिए रोक टोक क्यों लगाई जाती है, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। हम आपसे रूबरू कराते हैं अंजू वर्मा जी से। थैंक यू सो मच हरियाणा डेली पोस्ट का, जिन्होंने मौका दिया और एक मंच दिया हमें बोलने का। सो जैसे कि आपको बताया, मैं एक सामाजिक मुद्दों के ऊपर काम करती हूँ, पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ। जब मैं 5वीं में थी तब से लेके, और जैसे कि दहेज प्रथा हो गया, घूंघट प्रथा हो गया, या फिर उसके अलावा यौन शोषण की बात कर लें, या लड़कियों को पढ़ाया नहीं जा रहा उसको ले लें, या हम कह लें कि घरेलू हिंसा की बात कर लें, तो इन सारे मुद्दों के ऊपर घर जा के उनके पेरेंट्स को समझाते हैं, उनके घर वालों को समझाते हैं, और काफ़ी बार तो जान से मारने की धमकी तक मिली हुई है। पहले विषय में बात करते हैं घूंघट प्रथा। इसको आप कैसे अपने शब्दों में जस्टिफाई करेंगे? जैसे कि पर्दा प्रथा क्या होता है, चाहे बुर्खा मान लो या पर्दा मान लो, लड़की को फोर्स किया जाता है शादी करने के बाद में कि आपको घूंघट रखना है। सो पहले इसकी ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि मुग़ल टाइम में लोग क्यों बुरी नज़र रखते थे और वो चुन चुनकर लड़कियों की शक्ल देखकर उनके साथ गलत काम करते थे। तो तब उनको ना ज़रूरत पड़ी थी कि एक आपको घूंघट रखना पड़ेगा। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी सोसाइटी ने इतना तरक्की कर ली है, उसके बावजूद भी उन लोगों को ऐसा लगता है कि एक क्या है ना कि परंपरा बनी हुई है। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगी जिसके माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि पहले की परंपरा जो चीज़ें होती आ रही थी, हम उनको किसी मूर्खता से हम उन चीज़ों को मानते आ रहे हैं। एक बार क्या था कि एक रियल स्टोरी है। एक बार एक कैंप एरिया में, आर्मी के कैंप एरिया में एक आदमी कर्नल साहब की वहाँ पे ज्वाइनिंग हुई। एक बड़े जो ऑफिसर हैं उन्होंने देखा कि एक मेज़ रखी हुई है वहाँ पे, और मेज़ के पास 2 जवान की ड्यूटी लगी हुई है, जबकि उस मेज़ पे कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो वो अचंभा में पड़ गए कि इस मेज़ के साथ में 2 जवान क्यों खड़े किए गए हैं जबकि यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। तो उनको लगा क्या पता इसमें कोई रहस्य हो जो मुझे ना पता हो। तो उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा, जवान से पूछा, उन्होंने बोला हमें नहीं पता, जो पहले जो ऑफिसर थे उन्होंने हमारी यहाँ ड्यूटी लगाई थी। उनसे जब फ़ोन नंबर लेके, कॉन्टैक्ट नंबर लेके जो रिटायर हो गए से उनसे बात की, उन्होंने भी ऐसे कर करके कि मुझे नहीं पता, पहले जो आते थे वो करवाते से कर करके 8वें बंदे के पास उन्होंने फ़ोन किया, जिनके ट्रांसफ़र होते रहते थे। 8वें बंदे के पास फ़ोन करके पूछा कि एक मेज़ पड़ा हुआ है जहाँ 2 जवान दिन रात जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इसका रहस्य क्या है। मैं रहस्य जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ, तो मुझे बताइए उस मेज़ का रहस्य क्या है। उस महान इंसान ने हंसकर कहा कि उस मेज़ का रंग सूखा नहीं क्या अभी तक। वो एक मेज़ थी कॉमन, और उस मेज़ पर रंग किया गया था ताकि इसके ऊपर कुछ हथियार या कुछ रख सके। और वहाँ पे ऐसे ही 2 जवान को बोल दिया कि खड़े रहो, वरना कोई आके इस पे पक्षी या कुछ कर देगा तो ये रंग जो उतर जाएगा। वहाँ खड़ा किया गया था। उसके बाद ही कुछ मिनटों बाद में उसको ये आवाज़ सुनने को मिली कि उसका ट्रांसफ़र यहाँ से कहीं और हो गया है, तो वो पूरी बात बोल नहीं पाया। और वो चीज़ धीरे धीरे चलती गई, कई सालों तक उस टेबल के साथ 2 लोगों की ड्यूटी लगी रही। तो ऐसे ही परंपरा है। पहले जब कुछ चीज़ें बोली जाती थी कि घूंघट करना है या कोई और चीज़ है, वो उस टाइम को देखकर ये चीज़ें बोली गई थी। आज उनकी ज़रूरत नहीं है। वो एक महान इंसान थे जिसने वो 8वें इंसान तक पहुँचे और पूछा। लेकिन आज जिन्होंने घूंघट प्रथा स्टार्ट की, जिन्होंने वो चीज़ें स्टार्ट की, वो इंसान जिंदा नहीं है जिनसे हम फ़ोन करके या पूछ सकें भी ये क्यों किया गया है। तो आज इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जिसके हिसाब से हम लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है और इन चीज़ों के लिए कड़ी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें हमें खुद को शर्म आनी चाहिए कि जिन माँ ने हमें जन्म दिया, जो बहन हमारे लिए इतनी केयर करती है, उस माँ को हम घूंघट में देखते हैं सारा दिन,
और आपको भी पता है कि उससे उनका क्या फ़ायदा होता है और कितना नुकसान होता है। उनकी आज़ादी छिन जाती है। मेरी खुद की मदर 25 साल से घूंघट कर रही थी और इतना ज़्यादा, कोई भी गांव का बड़ा बुजुर्ग इंसान आ जाता था, कोई छोटी सी बात पूछने आता था, तो भी मेरी माँ अंदर भाग कर आती थी उस कुटिया में और बोलती थी कि कोई आए हुए हैं बाहर, तेरे ताऊ आए हुए हैं, जाओ। और वो ताऊ सिर्फ इतना पूछते थे, तेरे पापा कहाँ हैं। इस छोटी सी बात के लिए 5 मिनट हमारा लग जाते थे पढ़ाई को छोड़कर बाहर तक आने के लिए। क्या मदर जवाब नहीं दे सकती? लड़कियों को मतलब औरतों को, लड़कियों को ही रिस्ट्रिक्शन की जाते हैं हर चीज़, हर फील्ड में, हर तरह के, कि आपको बाहर नहीं जाना, अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हो तो आपका टाइम ये है, आपको इतने बजे तक आ जाना चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शन है, ये लड़कों के लिए क्यों, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है हमारे समाज में? ये यही तो चीज़ें मुझे पूछनी है, शायद आपके पास यदि जवाब है तो मुझे दे दीजिए, क्योंकि क्योंकि आपने इस पे काम किया है, तो आप इस फील्ड में रही हैं, आपने ऑब्जर्व भी की होगी ना, क्या क्या दिक्कतें रही होगी। जैसे कि ना, दिक्कतों की यदि मैं बात करूं तो मैं खुद एक गांव से बिलोंग करती हूं, दौलतपुर नाम से। और पहले मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें होती रही है। इवन घर पे कोई सेब आ जा, मतलब कोई खाने की चीज़ आ गई और वो एक ही है मान लो, तो मैं उसकी तरफ देखने को भी मुझे हक नहीं है कि मैं उसकी तरफ देखूं। इवन वो चीज़ें भाई को दी जाती है, भाई को पहले प्रेफर दिया जाता है, क्योंकि पहले रूढ़िवादी सोच ये होती थी कि जो लड़का है वो वंश है, हमारे घर का वंश बढ़ाता है। लड़की है, ये इसको पढ़ा के हम दूसरों का ही जो चीज़ है उसको पाल रहे हैं, इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसको पाल पोस कर हमें दूसरों को ही देना है। तो ये चीज़ है, सोचो यही सोच आगे वाला भी रख रहा होगा, जो बेटी आपके घर में बहू बन के आएगी। तो आप उनको यदि नहीं शिक्षित करोगे, उनको नहीं करोगे, तो आपके घर में जो लड़की बहू बनकर आएगी वो अपने बच्चों को, आपके पोता पोती को कैसे शिक्षा देगी, कैसे पढ़ा पाएगी। लोग ये देख रहे हैं कि ये हमारी साइड से है, लेकिन ये दोनों साइड से। जितना आप अपनी बेटी को बहू आपको पढ़ी लिखी चाहिए, बहू आपको समझदार चाहिए, ओपन माइंडेड चाहिए, लेकिन बेटी को आपको घर में रखना है, ऐसा तो सॉरी नहीं हो सकता। भ्रूण हत्या पे भी आपने काम किया होगा, तो क्या क्या समस्या आएगी? आपको धमकी भी मिली होगी इन सबको, जो ऐसे आप सोशल वर्क करते हो तो धमकी भी मिलती है, क्योंकि कि आप समाज को उल्टी दिशा में लेके जा रहे हो, तो इस तरह से आपको कोई थ्रेट वगैरह भी मिला होगा? भ्रूण हत्या पे बात करूं तो एक केस फतेहाबाद का हमें मिला था। एक औरत ने फ़ोन किया था 1098 पे, बट उन्होंने वो केस लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला जो बच्चा पैदा हो जाता है हम उनके केस लेते हैं, जो बच्चा पेट में ही है हम उनके केस नहीं लेते। तो वो लेडी, लेकिन उनमें कोई जानकार मेरा इंसान था, तो उन्होंने मुझे ये केस रेफ़र कर दिया। और मैंने जैसे ही उन्होंने मुझे रात को 10:30 बजे के करीब ये केस फॉरवर्ड किया था, और मैं अगले दिन ही सुबह 6 बजे उनके घर पहुँच गई। और वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला और मैं दंग रह गई। वो एक औरत थी और उसको 9वां महीना लगा हुआ था और एक बेटी 2 साल की ऑलरेडी उसके थी, और वो रो रही थी बहुत ज़्यादा, और उसको कभी भी बच्चा डिलीवर हो सकता था। जब मैंने उससे कहानी पूछी कि हुआ क्या, ऐसा क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि जब मुझे पहला बच्चा होने वाला था तो मेरे हस्बैंड जबकि गवर्नमेंट जॉब में है, इलेक्ट्रिसिटी विभाग में है, मेरे हस्बैंड ने पहले बच्चे पे मुझे इतना फोर्स किया कि चेकअप करवा, ये लड़का है या लड़की, लड़का लड़की, मुझे घर में लड़की चाहिए ही नहीं। और मैंने हाथ जोड़कर कैसे भी करके, कि क्या पता पहला बच्चा लड़का हो जाए और हम इस चीज़ का रिस्क नहीं लेंगे, मैं हाथ जोड़कर कैसे भी पहले बच्चे का 9 महीने बिताए, और जैसे ही वो बच्चा जन्म लिया तो वो लड़की ही हुई। तो मुझे इतने ताने सुनने को मिले। जब दूसरा बच्चा पेट में आया तो सेम उन्होंने मुझे धमकी देना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद में वो मेरे को हिसार, उनकी ससुराल था, उन्होंने लेके आए थे मुझे यहाँ पे, और उन्होंने कहा था कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हो गया। और फतेहाबाद में इन्होंने इनको किराया भी नहीं दिया जो रूम है, और मुझे यहाँ छोड़कर अब 4 दिन से वो गायब है। और वो इंसान ना मेरा फ़ोन उठा रहा है ना कुछ और वो कह रहा है कि अब मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। ना उसके पास एक पैसा भी था, और उसके माँ बाप इतने ज़्यादा गरीब थे कि वो बस का किराया देकर भी राजस्थान से उस लड़की के पास नहीं पहुँच सकते थे, और ससुराल वालों ने सारों ने उसको ब्लॉक कर दिया था। तो सोचो उस औरत की कंडीशन क्या होगी, जो 9 महीने उसको कभी भी डिलीवरी हो सकती थी, लेबर पेन उसको हो रहा था, और 2 साल की बेटी उसके साथ थी। उस लड़की को हमने हॉस्पिटल में चेकअप करवाया, पता चला कि कुछ दिन है अभी डिलीवरी में। उसके बाद में जो सामाजिक संस्थाएं हैं और एम्बुलेंस की मदद लेकर हमने उस लेडी को उनके परिवार के पास पहुंचाया, और उसके परिवार में पहुंचाने के बाद जब उस बच्चे की डिलीवरी हुई तो पता चला कि दूसरी भी बेटी ही थी। और अदरवाइज यदि उसके हस्बैंड वहां होते तो वो शायद उसको भी मार देते और उसकी बेटी को भी मार देते। और हमारी उन मेहनत की वजह से जो दूसरी बेटी पैदा हुई, उसके छोटा सा हमने कुआं पूजन का प्रोग्राम भी करवाया था। आप ये सोशल वर्कर लेडीज़ को लेकर कितने टाइम से कर रहे हो, और कितने आपके टीम में बंदे हैं?
मैं जो ये काम कर रही हूँ समाज के लिए, मैं जब 5वीं क्लास में थी, 9-10 साल की, मैं तब से लेके कर रही हूँ। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिसकी उंगली पे चोट लगती है दर्द उसी को पता चलता है कि हाँ दर्द हो रहा है, दूसरे को नहीं पता चलता। तो स्टार्टिंग में जब मैं 9-10 साल की थी तब मेरे साथ भी ये हुआ था, मेरे रिश्तेदार के यहाँ। और आपके साथ भी ऐसा कोई हैपन हो चुका है? मेरे साथ हो चुका था। मैं वो छोटा सा शेयर करना चाहूँगी। जब 1 महीने की मेरी छुट्टियाँ हुई जून में और मैं घर आई, मतलब बच्चों को कितनी खुशी होती है, आपको भी जब काम से 1 दिन की छुट्टी होती है आपको कितनी खुशी मिलती है। जब मैं घर आ रही थी तो मेरे दूर के रिलेटिव्स में एक दादी आई हुई थी, उन्होंने पूछा इतनी खुश क्यों? तो मैंने कहा कि मेरी छुट्टियां स्टार्ट हो गई है और मैं 1 महीने मौज करूंगी। तो उन्होंने बोला कि 1 महीने की छुट्टी हो गई तो तुम 1 महीना मेरे साथ रहने के लिए चलो। मैं इतनी खुश हो गई क्योंकि जब कोई मेहमान हमारे घर आता है हम इतने अच्छे से उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। और मैंने सोचा कि मैं तो 30 दिन के लिए किसी के घर मेहमान बनकर जाऊंगी तो मुझे वो लोग टेबल पे चेयर पे बैठा के मुझे भुजिया बिस्किट खिलाएंगे। मतलब 9-10 साल का बच्चा क्या ही सोच सकता है। तो मेरे पापा ने फर्स्ट टाइम मुझे परमिशन दिया कि आप जा सकते हो। तो मेरे तो ऐसा पंख लग रहे थे कि पता नहीं क्या ही होने वाला है। लेकिन जब इवनिंग टाइम में मैं वहाँ पे पहुँची और उसके बाद में उन लोगों ने इवनिंग में तो पानी पूछ लिया था, लेकिन जैसे ही अगले दिन सुबह के 5 बजे, वो उनकी जॉइंट फैमिली थी, 15 फैमिली मेम्बर्स थे, अगले दिन ही सुबह मुझे उन लोगों ने घर का काम करवाना स्टार्ट कर दिया। पहले दिन तो मुझे ऐसा लगा कि उनके कोई रिवाज है, शायद 1 दिन भोगनी ही पड़ेगी। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि मैं एक ऐसे जंगल में और एक ऐसे जाल में फंस चुकी हूँ जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था कि मैं साइड में जाके एक्सक्यूज़ मी कह के बात कर सकूँ, मेरे पेरेंट्स को सारी ऐसा हुआ सच्चाई क्या था बता। आपके साथ वहाँ पे? सबसे पहले यदि मैं बात बताऊं तो उन्होंने मुझे बोला चाय बना दो। तो मैंने कहा मुझे चाय बनाना नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आज तुम्हारा सीखने का दिन है और तुम कर लो। मैंने कहा ठीक है अभी सीखना है, मम्मी ने भी भेजा ही था, अभी थोड़ा बहुत कुछ बोल दे तो कोई बात नहीं। तो मैंने ये चीज़ मेरी उन्होंने बताते गए कि ऐसे आटा गूंदना है, ऐसे ये करना है, पूरा 10:30 बजे तक सिखाते गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि सीख गई हो क्या? तो मैंने सुन रखा था, अभी सारे कहते हैं ना सोच के बोलना चाहिए। तो मैंने कहा सीख गई और प्यारी सी मुस्कान की, ताकि अगले दिन मेरा पीछा छूटेगा। बट अगले दिन सुबह 5 बजे फिर से ये चीज़ें होने लगी। अब काम के साथ क्या हुआ, जैसे ही आधा 1 घंटा बीच में फ्री बचती, मैं बैठती, तो एक दादी थी, जबकि ज़्यादा उम्र उसकी नहीं थी, उसने बोला कि तेल गरम करके आ, मेरे पैरों के मालिश कर दे। मुझे लगा 5 मिनट में काम खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं मालिश करने लगी उनको मज़ा आने लगा और 1-1.5 घंटे तक वो मेरे से पूरी बॉडी मसाज करवाती रही। और उनको देखकर जो दादाजी थे उनको भी मज़ा आने लग गया, अभी ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। और ऐसा करते करते उनके घर के जो 21 साल के लड़के हैं या उनकी जो 22 साल की लड़कियां थी, उन लोगों ने भी मेरे से मसाज करवाना स्टार्ट कर दिया। एक दिन ऐसा था जब मतलब मेरी लाइफ का मैं बैड डे बोलूँ या मेरा काला दिन, जिसके बाद मैं मतलब समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। वहाँ का 21 साल का लड़का था, उनका रिश्ते में सो कॉल्ड चाचा लगता है। तो जब उनके घर में एक रूम का लाइट का जो है लट्टू फ्यूज़ हो गया था, तो उनको 8:30 बजे लेने के लिए भेजा गया था। तो हमारे घर में भी ऐसा होता है कि छोटा बच्चा होता है, हम ले जाते हैं साथ में कि चल। तो मुझे उन्होंने आवाज़ दे के ले गई। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि कम से कम 2 मिनट ही बाहर चीज़ों को देखने का मौका मिलेगा, तो मतलब अच्छी बात है, जेल से बाहर निकलूंगी। तो उन्होंने आते टाइम, क्योंकि मैं बुआ के साथ सोती थी, दादी के घर पे गई थी दूर के रिलेटिव्स में, तो उनकी बेटी बुआ लगी, तो बुआ के साथ होती थी। उन्होंने मुझे आते टाइम बोला कि तुम एक काम करना, आज मेरी चारपाई पे ऑलरेडी जाके वहाँ पे सो जाना। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने बोला गेम खेलेंगे। तो मुझे लगा चिड़ी उड़, तोता उड़, सांप सीढ़ी, है ना। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई इस चीज़ को लेकर कि ये चीज़ मेरे साथ होने वाली है। देन मेरे साथ एक अच्छी चीज़ है, मैं हमेशा मेरे दिल के साथ बात करती हूँ। मैंने मेरे दिल का नाम रख रखा है शिवम। तो मैं हमेशा जब भी फ्री होती हूँ, मैंने क्या अच्छा किया क्या नहीं किया, तो मेरे दिल के साथ मैं बात करती हूँ। और मेरा दिल यदि मैं कुछ गलत काम करने के लिए हो रहा होता है या कुछ मस्ती करने का मन कर रहा होता है, मेरा दिल मुझे धमकी देता है कि ये काम तेरे लिए गलत है, ये तूने किया तो मैं धड़कना छोड़ दूंगा। मतलब आप इंट्रोवर्ट भी हो? हाँ, तो फिर अब धड़कना छोड़ दूंगा, ये वार्निंग आप सीरियसली तो लेनी पड़ेगी ना, वरना धड़कना छोड़ देगा आगे कुछ करने लायक नहीं बचोगे। तो मैं जब जैसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मुझे वहाँ सोना है। उन्होंने बोला कि ये बात किसी को बताना मत, क्योंकि सारे तेरे दुश्मन है, देखो तेरे से कितना सारा काम करवाते हैं, तूने बताया तो तेरे को मेरे साथ गेम नहीं खेलने देंगे, तो तुम ना चुपचाप वहाँ सो जाना। कोई तुम्हें बोलेगा तो मैं कहूँगा सो ही गई है तो कोई बात नहीं, एक साइड में वो लेटी रहेगी, बच्ची तो है। लेकिन जैसे जैसे 10:30 बजे का टाइम होने लगा और टाइम आने लगा सोने का, मेरा दिल तेजी से धड़कने लग गया। हालांकि मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, मेरा दिल तेजी से धड़कने लग गया और इतना ज़्यादा धड़कने लग गया कि मुझे बेचैनी सी महसूस होने लगी। मुझे एक कदम भी मेरे से ट्रैवल नहीं हो रहा था। मैं जहाँ वो एक चारपाई थी जहाँ पे मैं ऑलरेडी सोती थी, मैं उसके पास तो उधर जा ही रही थी, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी मेरे में जान नहीं बची और मैं वहीं पे लेट गई और मैं सो गई। अगले दिन उन्होंने मुझसे पूछा भी कि तुम सोई क्यों नहीं, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरे अंदर से ये जवाब आया कि ये बात जो रात को तेरे साथ घटना घटी है या जो तेरे को बोला गया, ये बात तुझे बतानी चाहिए। तो जो उनके बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और वो बाहर वाले रूम में, क्योंकि आजकल बंद कोठियाँ बनाते हैं, पहले क्या होता था दरवाज़ा बाहर की साइड होता था गेस्ट रूम, तो उसमें वो जो उसकी बड़ी जो भाभी है और उसकी बड़ी बहन है जो, वो सिलाई कर रही थी। मैंने जाके उनको बोला, मैंने कहा एक बात बतानी है।
उन्होंने बोला बताओ, वो लड़का वहीं बैठा था, वो बोला नो एंट्री नो एंट्री, मतलब मत बताओ। मैंने उसको बोला इसको अंदर भेज दो। तो मैंने हंसी हंसी में वो सारी बात बता दी कि ये चीज़ मेरे साथ हुई और होने वाली थी, बट मेरे को नींद आ गया तो मैं गेम मतलब आप ये खेलती। कोई कुल मिला के आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट का डर था या हुई ऐसा कुछ, आप इस पे बात कर रहे हो? फिर उसके बाद में जब मैंने ये बात बोली, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन वो तुरंत वहाँ से उठी और अंदर आकर उस लड़के को इतना पीटा उन दोनों ने। मैं वहाँ पे खंबे से होते हैं घर में, उसके साथ में खड़ी होकर देख रही थी सारा तमाशा। इतना वो पैरों पे पड़ रहा है, मुझे माफ़ कर दो, आगे से नहीं होगा ये वो। मुझे तब भी गेम नहीं समझ में आया था कि गेम क्या होने वाला था, बट मुझे ये समझ में आ गया था कि जो भी गेम खेला जाने वाला था वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता। गलत था वो 19वां दिन था जो ये रात हुई, और ऐसे कर करके मेरे को फिर इतना प्रताड़ित किया गया और मेरे को इतना मतलब इमोशनली ब्लैकमेल किया गया कि ये बात यदि तूने बाहर कहीं पे भी बताई तो तुझे तेरे साथ अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड 20वें दिन मतलब भगवान की अच्छी बात है कि मेरे पापा किसी और काम से वहाँ गए, और अपने यहाँ रिवाज है कि जब कहीं आसपास जाते तो रिश्तेदार के यहाँ ज़रूर जाते हैं। तो मेरे पापा हालांकि मुझे वापस ले आने के मूड में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने हाथ पैर जोड़कर मैं मेरे पापा के साथ वापस घर पे आ गई। और मैंने मेरी मम्मी को जब सारी बात बताई तो उन्होंने उनको फ़ोन करके काफ़ी कुछ बोला। एंड वो दिन था। फिर उसके बाद मैंने आज पहले मुझे लगा, क्योंकि वो लोग मेरे को एक बात बोलते थे जो मेरे डिप्रेशन में मैं जा चुकी थी, कि लड़कियां पैदा ही आदमियों को खुश रखने के लिए होती है। तो मुझे लगा कि ये सच है, मतलब क्योंकि यही चीज़ होगी शायद। लेकिन बाद में मैंने जैसे जैसे चीज़ों को और देखा, पढ़ा, समझा और आसपास के लोगों को देखा कि जो चीज़ मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं अकेली नहीं, बहुत सारी लड़कियाँ खुद के घर में महसूस कर रही है। मैं तो चल यहाँ आ गई, अपने घर में सुरक्षित हूँ, लेकिन वो लड़कियाँ कहाँ जाए। तब उसके लिए मैंने काम करना स्टार्ट किया। 2 साल तक मेरे पापा को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं टेडेक्स स्पीकर रह चुकी हूँ पुणे के अंदर। मेरे पापा को मैं साथ लेके गई थी, बोला था कि पापा मैं मॉनिटर हूँ क्लास की, इसीलिए मुझे स्कूल की तरफ से ऑफर आया है और मेरा वहाँ पे कोई प्रोग्राम है। मेरे पापा भी 2000 ऑडियंस के साथ में चेयर पे बैठे थे। मैंने मेरी 9 मिनट में मेरी स्पीच कंप्लीट की। मुझे डर भी था कि मेरे साथ क्या होगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि गाँव के अंदर रहकर आप इतना सब कुछ कर रहे हो। और उसके बाद में जैसे ही मैंने मेरी स्पीच कंप्लीट की और मैं स्टेज के नीचे आई, मैंने देखा सारे लोग खड़े हो गए हैं। वो फर्स्ट टेस्ट थी आपकी? हाँ हाँ, मेरी फर्स्ट टेस्ट थी। सारे लोग खड़े हो गए हैं। मुझे लगा कि अब मेरे पापा ने इनके कान भर दिया, मेरी बैंड बजने वाली है। लेकिन उन लोगों ने सस्पेंस बना रखा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने खड़े होकर तालियां बजानी स्टार्ट की थी। तो जो ऑर्गेनाइजर थे मुझे हाथ पकड़ के स्टेज पे लेके गए, बोले बेटा जब खड़े होकर तालियां बजाते उसको स्टैंडिंग ओवेशन कहते हैं। और उसके बाद एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मेरे स्पीच के बाद लंच ब्रेक हो गया। अब सारे लोग आके मेरी तारीफ कर रहे हैं कि तुम्हारे घर में बेटी नहीं, चांद पैदा हुआ है, हीरा पैदा हुआ है। और मैं कोने में खड़ी होकर बोल रही हूँ भगवान 2-4 को और भेज दे तारीफ करने वालों को। आपकी एज कितनी है? मैं अभी 20 साल की हूँ। अभी 20 साल। जब आपके साथ ये मिसहैपन हुआ था तब एज कितनी थी? तब मैं लगभग 10 साल की थी, 9 या 10 साल। 20 साल की उम्र में आपने बहुत से गर्ल्स को लेके, वुमेन्स को लेके, जो भी ये सोशल एक्टिविटीज़ है, आपने बहुत काम किया। इतनी गुडविल और इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? वो कहते हैं ना कि हरियाणा में बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी ठोकर और धोखे खाने से आती है। तो ठोकर लगती गई, संभलती रही और इतनी सारी चीज़ों की नॉलेज आती गई। एक टाइम था लड़कियों को बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था, माताओं बहनों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। लेकिन आज का टाइम है, एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। साक्षी मलिक है, साक्षी कुमारी है, स्वीटी बुरा है, इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल लेके आए हैं, कोई ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। इतनी आज़ादी है, लेकिन इस बीच में कईयों के कमेंट आते हैं कि हम आज़ादी दे तो देते हैं लड़कियों को या फिर हमारी बीवी को पढ़ने के लिए, आगे की जो पढ़ाई होती है, लेकिन उसके बाद है ना, हम अखबारों की कटिंग में देखते हैं कि पढ़ने के बाद उसने अपने पति को छोड़ दिया और वो शादी कर ली किसी और के साथ। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं और पब्लिक डोमेन में भी ये सारी बातें। इस पर आपका क्या कहना है? पता है क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को, आपने देखा होगा, आप किसी चीज़ को पिंजरे में बंद रखने की कोशिश करोगे ना तो वो पंख फड़फड़ाएगा, उसको उड़ना है कैसे भी मर्जी। उसको फिर ये नहीं, उसको जब वो उड़ान भरेगा ना, उसको ये नहीं पता चलेगा ये सही रास्ता है या गलत रास्ता है। वो गलत पे भी जा सकता है भागने की जल्दी में, ठीक है। तो लड़कियों को क्या किया जाता है ना, आप एक ना 4 दीवारी के बीच में रखा जाता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। और जब अचानक उसको किसी बाहर कॉलेज में एडमिशन हो गया मान लो, ठीक है, और फिर अचानक उसको छूट मिलती है ना, तो उसको वो भौकला जाती है, उसको समझ ही नहीं आता इसका सही यूज क्या करूं। तो वो इतनी तेजी से भागने की कोशिश करती है, उसको ये नहीं पता चलता कि सही रास्ता ये है या ये है। जैसे कई बार हम लोग दौड़ करते तो बोला जाता है कि आप सांस चढ़ाओ तो पानी ना पिए, क्योंकि जहाँ पानी जाना चाहिए वहाँ नहीं जाता, वो गलत जगह चला जाता है। तो इसीलिए जब आप उनको स्टार्टिंग से बांध कर रखते हो और अचानक उनको छूट दे दी जाए, तब उनके साथ यही ही होता है। ये चीज़ मैंने खुद भी देखा है मेरे आसपास में। लेकिन आप धीरे धीरे उनको आज़ादी देते रहोगे। आपने मान लो कोई पक्षी पाल रखा है, अपने घर में रख रखा है, तो आप देखोगे कि वो
आपने जैसे पशु हर घर में होते हैं, पशु को क्या करते हैं कई बार हम लोग खुला छोड़ देते हैं, वो चर के और अपने घर में वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होती है। तो जो फीमेल है, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको आप थोड़ा थोड़ा आज़ादी पहले ही देते रहोगे तो उनको पता होगा उनकी लिमिट एरिया क्या है, उनको कौन सी जगह जाना है, कौन सी जगह नहीं जाना है। मतलब बेस है जो स्टार्टिंग से हमें ऐसा रखना पड़ेगा कि शुरू से ही हमें उनको थोड़ी थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए। जैसे एक पानी का वो होता है, पंप होता है, उसको दबा के रखते हैं तो पानी दबेगा, लेकिन एक एन मोमेंट पे हम जितना छोड़ेंगे उतने ही प्रेशर से वो पानी बाहर निकलेगा। तो ये जो जवाब थे मेरे भी मन में थे काफ़ी टाइम से, और ये चर्चा हमारे यार दोस्तों में होती रहती थी कि हम आज़ादी दे तो दें लेकिन मिस हैपन कर जाती है कुछ लड़कियां। तो उसका जो एग्जिट जो आंसर है अंजू वर्मा जी ने यहाँ पे दे दिया है। आज हैप्पी न्यू ईयर है, फर्स्ट डे है, तो हमारी जनता को आप क्या शुभ संदेश देना चाहोगे? मैं आप सब लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप सब लोग अपनी ज़िंदगी जिए, क्योंकि ज़िंदगी एक आइसक्रीम की तरह होती है, आप खाएं या ना खाएं वो पिघलती रहेगी। एंड आप अपने लाइफ के लिए भी अच्छा कीजिए, आपकी बहनें होगी, आपकी माँ होगी, आपकी दोस्त होगी, आपकी फ्रेंड होगी, आपकी वाइफ होगी, उनको आप धीरे धीरे चीज़ों को सिखाना शुरू कीजिए, समझाना शुरू कीजिए और थोड़ी थोड़ी आज़ादी देना स्टार्ट कीजिए। ये मत कहो कि यहीं बैठकर सारा कुछ कर, चार दीवारी में रहे। उनको बोलो, जो जितना सिखाओ उस हिसाब से उनको थोड़ा खुला छोड़ो और उनको बोलो कि अब ट्राई करके देखो, कुछ गलत होता है, कुछ भी होता है तो मैं बैठा हूँ, मैं हूँ तेरा भाई, मैं तेरा पापा, जो भी है आप, जो भी आपका रिश्ता बनता है वो। और फिर देखिए आपकी जो बॉन्डिंग बनेगी आपकी बेटी के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपकी बच्चे के साथ, उसका एक अलग ही नज़ारा होगा। मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा। सीरिया में यूसुफ नाम है लड़की का, वो है मलाला यूसुफ, जिनको थ्रेट हुआ था, गोली लगी थी। और हरियाणा में अंजू वर्मा जी है जो इस छोटी सी उम्र में लड़कियों के लिए, वुमेंस के लिए काम कर रही है। तो इनके लिए क्लैपिंग भी बनती है, हमारी तरफ से क्लैप करते हैं, क्योंकि इतनी सी कम उम्र में लड़कियों के लिए इतना बड़ा सोचना है, इतने बड़े पद्धर पर काम करना। और मैं आपको यहाँ पे बता भी दूँ, जो इनको है दुबई या सऊदी अरब, दुबई, दुबई में आपको सम्मानित भी किया गया है। दुबई में मुझे मेरे काम को देखकर उन्होंने मेरे को 21 दिन का फ्री ट्रिप दिया था। और इवन ना कि वहाँ पे घूमने का, लग्जरी गाड़ियाँ आई, और इवन मेरी शॉपिंग भी उन्हीं के क्रेडिट कार्ड्स पे हुई है। एक क्वेश्चन, आईएएस के एग्जाम में भी आपका 2 बार आपके ऊपर आपका नाम लेकर क्वेश्चन वहाँ पे फिल किया गया, पूछा गया बच्चों से, ये सही है? वो एक चीज़ ऐसा हुआ था कि 2 साल पहले 4 मार्च को मेरे को फ़ोन आया और कहा कि जो अपने भारत के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल सर, वो आपको फॉलो कर रहे हैं कुछ महीने से, और मैं उनका पीए बात कर रहा हूँ। तो ये बात मेरे घर वालों को किसी को हजम नहीं हुई कि भारत का मतलब भारत का शिक्षा मंत्री और उनका पीए आपको बोल रहा है कि शिक्षा मंत्री आपको फॉलो कर रहा है आपके काम को, ये तुम्हारे लिए प्रैंक कॉल है। बट मेरे दिल में कहीं ना कहीं था कि मैंने कुछ किया है, अच्छा किया है, तो मुझे मेरे काम पर विश्वास था। सारे लोगों ने बोला, उन्होंने बोला कि कल ही प्रोग्राम है, हम थोड़ा लेट हो गए तो आपको सर ना अपने घर पे स्पेशल आपका प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, हम आप अपना एड्रेस दे दीजिए, हमारी गाड़ी आपके घर में पहुंच जाएगी। तो मैंने उनको यस बोल दिया, लेकिन मेरे पापा और सारे साथियों ने एसपी को और ट्रैकिंग लगा दिया, सारा सिस्टम कर दिया। एंड मतलब उनको ना 10 बजे उनके घर पहुंचना था, लेकिन इसी सोच समझ में कि गलत है, प्रैंक है, ये वो, हम 10:30 बजे तो रास्ते में लगा दिया। उसके बाद में शास्त्री भवन में पहुंचे, मेरी फैमिली के कुछ सदस्य भी गए थे यही सोच के कि प्रैंक हो सकता है। फैमिली के सदस्य भी गए शास्त्री भवन में, उन्होंने हमारा वीआईपी वेलकम करवाया। और जिनको हमें लगा था कि चल सर मिल भी जाएंगे तो 2 मिनट बोलेंगे बढ़िया बेटा अच्छा काम करो, उन्होंने हमें 2.5 घंटे सुना और 4 मिनट की उन्होंने हमारे बारे में बहुत गजब की स्पीच दी है। मतलब उन्होंने, उनके बोले हुए तो एक वर्ड भी बहुत काफ़ी होता है, 4 मिनट उन्होंने हमारे बारे में स्पीच दी। एंड उसके बाद में पूरे भारत के दृष्टि जो चैनल है उसके अंदर दृष्टि आईएएस का जो है, और वो सर चला रहे हैं, उनका नाम ऐसा दृष्टि का मैं भूल गया हूँ, विकास सर। हाँ जी, हाँ जी। उनमें भी मेरे बारे में पूरे जितने भी आईएएस की तैयारी कर रहे थे उनको पाठ पढ़ाया गया, एक पैराग्राफ मेरे बारे में रिलीज किया गया था। एंड उसके अलावा जो करंट अफेयर 2020 का मार्च का जो रिलीज हुआ था उसमें एक बहुत बड़ा पैराग्राफ मेरे बारे में हुआ था। और एक आईएएस का एग्जाम देकर एक लड़की आई थी, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा 1 नंबर पक्का हो गया। मैंने कहीं ना कहीं आपके बारे में फेसबुक पे पढ़ रखा था, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि अंजू वर्मा का संबंध किस मिशन से है, मिशन मंगल, मिशन उड़ान, मिशन बुलंद उड़ान, मिशन चक्कर से। तो मतलब मुझे बहुत खुशी है कि किस मिशन से है? मिशन बुलंद उड़ान। मिशन बुलंद उड़ान, हाँ जी, मेरी संस्था है बुलंद उड़ान। आपकी संस्था है ये? हाँ जी, हाँ जी। कितने जो इसमें पर्सन है जो काम करते हैं? मेरी संस्था के अंदर मेन सुखदेव वर्मा यहाँ पे आए हुए हैं। मैं कहूँगा एक बार दिखा दे।
कौन कौन है आप नाम बोलो। सुखदेव वर्मा है, ये मेरे रियल ब्रदर हैं वैसे, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है इनका। और ये दिव्या बराड़ है, इनका बचपन से ही सपोर्ट रहा है मेरे उन चीज़ों में। ये सपना है हरिपुरा से, इनका भी काफ़ी सपोर्ट रहता है। ये हमारे पवन कुमार है जांडली से। और ये जो हमारे चार हैं, ये चार एक ऐसे इंसानी, एक चार मजबूत पिलर हैं जिनके ऊपर बुलंद उड़ान की मंजिल खड़ी हुई और है। एज भी कुछ ज़्यादा नहीं है, हाँ जी। इतनी कम एज में इतनी मतलब हौसला, इतना गुड विल, इतनी अच्छी पावर है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा भाई, अगर हमारे में हौसला हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर अंजू वर्मा जी, या जितना बड़ा नाम है, IAS के एग्ज़ाम में इनका नाम लेकर क्वेश्चन पुट किया जाता है, बाहर कंट्री में इनको सम्मानित किया जाता है। और आज जो ये प्रोग्राम है उचाना के अंदर भी वार्तालाप में, स्पीच में आप फर्स्ट आए हो ना, फर्स्ट आए हैं। तो मैं स्पेशल लड़कियों से कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकती हो। आप पहाड़ चढ़ सकते हो, बहुत अच्छे एक्टर्स बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक सच्ची सुच्ची सोच को आप साथ लेकर चलते हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आज आप जो ये रिपोर्ट देख रहे हैं, हरियाणा डेली पोस्ट के माध्यम से देख रहे हो, अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ उस पेज को फॉलो करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। धन्यवाद, जय हिंद।